जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके, ठीक है, जो उड़ान पब्लिकेशन बुक से है, जिसमें आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका चैप्टर 7 से प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, प्राचीन काल में झारखंड। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये देख सकते हैं प्राचीन काल को जो बांटा गया है वो 4 भाग में बांटा गया है। मौर्य काल, मौर्यतर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, झारखंड के प्राचीन काल को कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में, मौर्य काल, मौर्यतर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, ये जो बुक देख रहे हैं ये उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड सार संग्रह बुक है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का बुक है। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जहां दिया है वहां पर स्टार का चिन्ह इसमें लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मौर्य काल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मौर्य काल मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। ठीक है, अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। यानी मगध से दक्षिण भारत की ओर, यानी मगध से जब दक्षिण भारत की ओर कोई भी व्यापार करने के लिए जाता था तो वो झारखंड से होकर जाता था। तो झारखंड से जब होकर जाता था तो इससे झारखंड का महत्व बढ़ता था। ठीक है, तो झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व इसमें बढ़ा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट यानी कुकुट देश नाम से इंगित किया गया है। ठीक है, और कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी, याद रखिएगा। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आट्विक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु उनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। ठीक है, अब इसमें इंद्रनावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रनावक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। ध्यान दीजिए, यहाँ स्टार का चिन्ह लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ स्टार का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इंद्रनावक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। तो इंद्रनावक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। ठीक है, आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। इसमें स्टार का चिन्ह लगा है, यानी सवाल ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु हाथी कहाँ से मंगाया जाता था? तो झारखंड से। उसके बाद आप देख सकते हैं अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आठवीं प्रदेश, ठीक है, जो बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। ठीक है, याद रखिएगा। और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। यानी झारखंड को अशोक ने आठव और 8वीं प्रदेश कहकर बुलाया है। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था और अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। और अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। तो सवाल पूछा जा सकता है कि अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था? तो रक्षित नामक अधिकारी को। और झारखंड में अशोक कालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग मौर्यतर काल देखते हैं। मौर्यतर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। सवाल पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। ठीक है, अब आइए चाईबासा
चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चाईबासा से। दूसरा सवाल है कि रांची से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हजारीबाग के मदोही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि हजारीबाग के डैश से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं, तो मदोही पहाड़ से। झारखंड में मुंडा, पाहन, मौतों तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। इन विजयों में से एक 8वीं विजय भी था, याद रखिएगा। झारखंड प्रदेश इसी 8वीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। अगला पॉइंट है कि समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरण देश कहा गया है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को कौन सा देश कहा गया है, तो मुरण देश। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फायान 405 ईस्वी में भारत आया था। इसने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुटलाट कहा है। तो कुक्कुटलाट किसने कहा है, तो चीनी यात्री फायान, ठीक है, जो 405 ईस्वी में भारत आया था। चलिए इसको देखते हैं। इसको साइड कर देंगे, इतना साइड कर देंगे तब दिखाई देगा बढ़िया, ठीक है। ये आपका क्रम संख्या है, ये है आपका मदोई पहाड़, ठीक है। आप देख सकते हैं मदोई पहाड़ है, ठीक है, जो हजारीबाग में है। और यहाँ पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्राप्त अवशेष है। और सतगावा है, सतगावा में जो है ये कोडरमा में है सतगावा। और मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। और पिठोरिया ये आपका रांची में, यहाँ पहाड़ी पर स्थित एक कुआं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं गुप्तोत्तर काल। शशांक जो है, ठीक है, शशांक यानी गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक शशांक ने, ठीक है, इस काल में एक प्रतापी शासक था। गौड़ जो है, गौड़ का शासक शशांक गुप्तोत्तर काल का एक प्रतापी शासक था। और शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था, याद रखिएगा। उसके बाद है यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था तथा इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण यानी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल थी, याद रखिएगा। और शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की, ठीक है। पहला संथाल परगना का बड़ा बाजार, दूसरा दुलमी यानी पुरुलिया पश्चिम बंगाल। और प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था। इसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी, याद रखिएगा। और शशांक शिव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। और शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है, जो एक शिव मंदिर है। और यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है, याद रखिएगा। और शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। और शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया, याद रखिएगा। और इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। अब आ जाइए हर्षवर्धन। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। और इसके साम्राज्य में कांजांगल यानी राजमहल का
कुछ भाग शामिल था। यानी राजमहल का नाम कांजांगल भी है, याद रखिएगा। कांजांगल जो है राजमहल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला और ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। अब कुछ अन्य तथ्य देखेंगे। मेन फैक्ट, जो हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था और नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, इसको याद रखिएगा। और नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी और इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। और झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। और झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कन्नौज के राजा अशोकवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी, याद रखिएगा। और 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये था आपका झारखंड जी के जो टॉपिक था प्राचीन काल में झारखंड। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और कल का जो टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 8 रहेगा।